मई जून की तपती गर्मी के दिन चल रहे थे। हीरा अपने परिवार के साथ सोहनगढ़ नाम के गांव में रहता था। आसपास इधर उधर छोटे मोटे काम करके हीरा जैसे तैसे अपने घर का गुजारा कर रहा था। उसके पास रहने के लिए एक टूटा फूटा सा घर और खाने के लिए कुछ थोड़े बहुत ही बर्तन थे। साथ ही घर में राशन के नाम पर केवल खाली डब्बे थे। ऐसे ही एक दिन हीरा की पत्नी मालती उससे बोलती है, सुनिए जी, बहुत गर्मी हो रही है, ऊपर से हमारे घर में बिजली भी नहीं है। कहीं से बिजली का इंतजाम कीजिए ना, अब गुजारा नहीं होता इस गर्मी में। मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ मालती, पर मैं क्या करूं? मेरी इतनी औकात नहीं है कि घर में बिजली का तार लगवाकर तुम्हारे लिए यहाँ पंखा ही लगवा दूं। जी अगर ऐसा ही रहा तो हम तो गर्मी में मर ही जाएंगे। इस बार गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है। देखिए तो किस तरह कड़कड़ाती धूप पड़ रही है। गर्मी तो सच में बहुत ज्यादा पड़ रही है, बर्दाश्त ही नहीं होता है। मैं देखता हूँ, अगर कुछ हो पाया तो मैं जरूर करूंगा। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ। इतना कहकर हीरा अपने काम के लिए निकल जाता है और हर दिन की तरह मेहनत मजदूरी करना शुरू कर देता है। पर बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जिस वजह से हीरा थोड़ी देर पास में लगे एक पेड़ के नीचे आराम से 2 पल बैठ जाता है। तभी हीरा अपने साथ काम कर रहे रामू नाम के आदमी जो उसी पेड़ के नीचे बैठा था उससे बोलता है, रामू भाई, इस बार तो गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही है। सच में ऐसा लग रहा है कि सूरज हमारी जान ही चूस लेगा। ये तो आपने बिल्कुल सच कहा हीरा भाई, गर्मी तो इस बार बहुत ही ज्यादा है। मैं तो घर जाकर आराम से कूलर के आगे बैठकर हवा लेता हूँ, तब जाकर कहीं राहत मिलती है, वरना दिन भर इतनी धूप में काम करके तो शरीर एकदम पिलपिले आम की तरह हो जाता है। अच्छा भाई, वैसे ये कूलर कितने तक का आ जाता है? अरे मैंने तो पिछले साल 15,000 का लिया था, लेकिन हवा एकदम ठंडी ठंडी देता है। मजा आ जाता है भाई उसके आगे बैठकर। मैं भी सोच रहा था भाई कि अपनी बीवी के लिए और अपने लिए एक कूलर ले लूं, और इतने पैसे ही नहीं है मेरे पास। अब भाई काम की चीज तो महंगी ही आती है, एक बार पैसा लगाओ तो सालों साल चलती है। बात तो सही है, पर सालों साल लेने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। बात तो सारी पैसों की है भाई। पैसा तो हर चीज में लगता है, पर सिर्फ कूलर लेकर क्या करेगा तू? तेरे घर में तो बिजली भी नहीं है। हाँ ये तो है, कूलर कौन सा प्रकृति का हवा से चल जाएगा। कूलर के साथ साथ बिजली भी तो चाहिए। तो तू एक काम कर, किसी के यहाँ से टाका लगा ले तार का, और फिर बिजली ले अपने घर पर। रात को जब सब सो जाते हैं तब तो टाका लगा लिया करना, और सुबह जल्दी उठकर हटा दिया करना। किसी को क्या पता चल रहा है? अरे कम से कम रात तो ठीक से गुजर जाएगी। ऐसे ही हीरा और रामू काफी सारी बातें करते हैं, जिसके बाद दोनों थोड़ा सा आराम करके फिर से अपने काम में लग जाते हैं। शाम तक गर्मी में काम करते करते हीरा की हालत बहुत खराब हो जाती है। जैसे ही वो थका हुआ घर जाता है तो घर में उसे और भी ज्यादा घुटन महसूस होती है, क्योंकि उनके घर पर कोई पक्की छत तो थी ही नहीं। बस छत के नाम पर उन्होंने टीन रखा हुआ था, जो गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा तप रहा था, और कमरा किसी तंदूर से कम तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। हाल बेहाल रामू घर के आंगन में जमीन पर ही लेट जाता है। तभी मालती बोलती है, जी क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? अरे हाँ मैं ठीक हूँ, जमीन बहुत ठंडी ठंडी लग रही है, इसीलिए मैं इस पर लेट गया। रुकिए, मैं हाथ वाला पंखा लेकर आती हूँ और आपको हवा कर देती हूँ। मालती जल्दी से हाथ वाला पंखा लेकर आती है और हीरा को हवा करना शुरू कर देती है। पंखे की हवा से हीरा को कुछ सुकून महसूस होता है। तभी उसे एकदम से रामू की कही हुई बात याद आने लगती है और वो मालती से इस बारे में बात करने लगता है, जिस पर मालती बोलती है, जी आपको लगता है क्या ऐसा करना ठीक है? वैसे देखा जाए तो गलत भी नहीं है। रात को हम भी सुकून से सो पाएंगे और सुबह होते ही हम टाका हटा दिया करेंगे। चलो ठीक है, मैं करता हूँ इसका भी कुछ। सबसे पहले मैं भंगार की दुकान से पुराना पंखा ले आता हूँ। पुराना ही ले लेते हैं, क्योंकि नया तो अभी हम ले भी नहीं सकते।
हाँ, नया लेने के लिए पैसे भी बहुत सारे चाहिए, और वो भंगार वाला सोनू तो हमारी जान पहचान का ही है, इसलिए वो थोड़े बहुत पैसे कम भी कर देगा। कल मैं जाकर उससे बात करता हूँ और पंखा खरीद कर ले आता हूँ, और साथ में टाका लगाने के लिए तार भी लेकर आऊंगा। फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं। ऐसे ही अगले दिन हीरा गांव के ही एक भंगार वाले की दुकान पर जाता है, जहां पर कई तरीके के पुराने कूलर पंखे रखे हुए होते हैं। हीरा सबको एक एक करके देखने लगता है। भंगार वाला सोनू बोलता है, क्या लेना है हीरा भैया? अरे सारे कूलर पंखे अच्छे से देख लिए तुमने? सब के सब देख लिए, कोई पसंद आया क्या? ये वाला पंखा कितने का है भाई? 1000 का है, पर तुम्हें 700 में दे दूंगा। ले लो, बढ़िया चलता है एकदम। 700? पर मेरे पास सारे पैसे एक साथ नहीं है। मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके पैसे दे दूंगा। क्या भैया, भंगार की दुकान चला रहा हूँ, कौन सा सोने की दुकान चला रहा हूँ जो तुम किस्तों पर पैसा दे रहे हो? मान जाओ ना भाई, गर्मी बहुत है, थोड़ी सी राहत आ जाएगी। मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी करके पैसे दे दूंगा। चलो, तुम पर इतना यकीन तो है भैया, ले जाओ, लेकिन पैसे दे देना। मैं तुम्हारा एक एक पैसे दे दूंगा। अरे पैसे की चिंता मत करो। ठीक है, ले जाओ। साथ में लंबी तार भी दूं क्या? अरे साथ में लगाने के लिए। हाँ, लंबी सी तार भी दे देना। सोनू के भंगार की दुकान से हीरा पुराना पंखा और तार लेकर अपने घर आ जाता है और घर जाकर पंखे को अच्छे तरीके से साफ करता है। तभी वहाँ मालती आ जाती है और बोलती है, अजी ये पंखा चल तो जाएगा ना? इसकी हालत देखकर तो नहीं लग रहा कि ये चलेगा। अरे नहीं, चल जाएगा। और वैसे भी भंगार में कुछ भी नया थोड़ी ना मिलता है, पुराना है तो क्या हुआ, कोशिश करेंगे तो जरूर चल जाएगा। आपने ये सोचा है कि हम तार कहाँ से लाएंगे, यानी कि टाका कहाँ से लाएंगे? टाका लगाने के लिए मैं लंबी तार लेकर आया हूँ, सीधा खंभे से ही लगा लेंगे। घर के आसपास तार लगने और कटने का डर है। हीरा अच्छे से उस पंखे की सफाई करता है और टाका लगाने की सारी तैयारी कर लेता है। रात में जब सभी लोग अपने घरों के अंदर होते हैं, तभी हीरा बिजली के खंभे से टाका लगा लेता है और जैसे ही पंखा चलता है, तभी उसकी ठंडी ठंडी हवा से मालती के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है और मालती हीरा से बोलती है, इस गर्मी में पहली बार मैंने सुकून की सांस ली है जी। कितनी अच्छी हवा चल रही है इस पंखे से। चलो आज रात कम से कम हम दोनों सुकून से सो तो जाएंगे। सही कह रहे हैं आप, वरना गर्मी में तो ठीक से नींद भी नहीं आती है। सारी रात मच्छर इतना ज्यादा काटते हैं, पर आज कम से कम हम आराम से सो तो जाएंगे। अब घर में पंखा आ जाने से हीरा और मालती को काफी सुकून महसूस होता है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है, अब पंखे की हवा भी हीरा और मालती को बहुत ज्यादा गर्म लगने लगती है। ऐसे में मालती गर्मी में काम करने की वजह से बेहोश होकर गिर जाती है। हीरा मालती के मुंह पर पानी डालकर उसे उठाता है और मालती होश में आती है। तभी मालती बोलती है, माफ कीजिएगा, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। गर्मी में काम करते करते एकदम से मेरा सर घूम गया और मैं गिर गई। बाप रे, गर्मी इतनी ज्यादा है कि अब तो पंखे की हवा भी एकदम गर्म आ रही है। अब तो हमें कैसे भी करके अपने घर में कूलर लाना ही होगा। पर जी, हम कूलर कैसे लेकर आएंगे? कूलर तो बहुत ज्यादा महंगा है और इतनी गर्मी में कूलर का दाम तो और ज्यादा बढ़ गया होगा। कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर कूलर खरीद के नहीं ला सकते तो फिर हमें कूलर घर पर ही बनाना होगा, वो भी अपने तरीके से। घर पर बनाना होगा? लेकिन घर पर कूलर कैसे बन सकता है? अगर चाहेंगे तो सब कुछ बन सकता है। अब मैं घर पर अपने लिए मिट्टी का कूलर बनाऊंगा, जो बिजली से तो चलेगा ही चलेगा, उसके अलावा प्राकृतिक हवा से भी चलेगा। जी आप सच कह रहे हैं क्या? आप ऐसा कुछ बना सकते हैं, मिट्टी का कूलर? पक्का तो मुझे भी नहीं पता, पर मेरे दिमाग में एक तरकीब है। हो सकता है कि वो काम कर जाए और हमारा मिट्टी का कूलर बनकर तैयार हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर हमें बिना बिजली के भी ठंडी हवा मिल जाया करेगी। ऐसे ही अपनी पूरी तैयारी के साथ अगले दिन हीरा मिट्टी का कूलर बनाने की तैयारी करता है। सबसे पहले हीरा बहुत सारी कच्ची मिट्टी अपने घर पर लेकर आता है, जिसके बाद लगातार कई दिन की मेहनत के बाद कूलर के ढांचे जैसा कुछ बनकर तैयार करता है।
करीबन 15 दिन के अंदर हीरा का मिट्टी का कूलर बनकर तैयार हो जाता है, जिसमें वो दूसरे बिजली वाले कूलर की तरह ही जाल भी बनाता है और साथ ही उसमें घास भी लगाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने लाए हुए पंखे को उस मिट्टी के कूलर के अंदर फिट कर देता है। मालती उस मिट्टी के कूलर में ठंडा ठंडा कुएं का पानी भर देती है। रात के समय जैसे ही हीरा रोज की तरह तार का टाका लगाता है, तभी उस मिट्टी के कूलर से एकदम ऐसी ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। इतनी ठंडी हवा तो उनके घर में लगे हुए पंखे की भी नहीं थी। उस ठंडी हवा के झोंके से दोनों पति पत्नी के चेहरे पर सुकून की मुस्कान आ जाती है। तभी मालती बोलती है, आपकी तरकीब तो सच्ची में काम कर गई। ये मिट्टी का कूलर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैंने कहा था ना कि मैं कूलर घर पर ही बना दूंगा। अब हम ठंडी ठंडी हवा का मजा लेंगे। और पता है मालती, उस कूलर को दिन के समय बिजली की भी जरूरत नहीं है। जी पर बिना बिजली के इसका पंखा चलेगा कैसे? पंखा चलने के लिए तो बिजली चाहिए ही। नहीं मालती, दिन में जो घर के दरवाजे से गरम गरम लू घर के अंदर आती है ना, वो इसके पंखे को अपने आप घुमाएगी और मिट्टी की वजह से वो गर्म हवा ठंडी हवा बनकर हम तक पहुंचेगी। आप सच कह रहे हैं क्या? सच में ये गर्म लू से भी ठंडी हवा बना देगी? क्यों नहीं बनाएगा, बिल्कुल बना कर देगा। यकीन ना आए तो कल दिन में ऐसा करके देख लेना। बस जब कभी बाहर हवा नहीं चलेगी तब ये कूलर बिजली से ही चलाना पड़ेगा, वरना तो ये बिना बिजली के भी चल जाया करेगा। ऐसे ही उस रात अपने मिट्टी के कूलर के आगे दोनों पति पत्नी बड़े ही आराम से सो जाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। रात में हीरा टाका लगाकर बिजली के जरिए अपने मिट्टी के कूलर को चलाता है और दिन में मालती प्राकृतिक रूप से गर्म हवा को ठंडा करके अपने कूलर को चलाती है। जैसे तैसे गर्मी के दिन बीत रहे होते हैं। ऐसे ही एक दिन शाम के समय रामू हीरा से मिलने के लिए उसके घर आ जाता है। हीरा आराम से अपने मिट्टी के कूलर के आगे बैठा नींबू पानी पी रहा होता है। तभी रामू मिट्टी के कूलर को देखकर बोलता है, अरे हीरा, ये क्या है? ये कौन सा कूलर है? मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। कहाँ से लिया है? अरे ये मेरा बनाया हुआ मिट्टी का कूलर है। इसे मैं घर पर बनाया हूँ। मिट्टी का कूलर? ये कैसी बातें कर रहा है रामू तू? हाँ, भला मिट्टी का भी कोई कूलर होता है क्या? भाई तुम्हारे सामने ही है और चल भी रहा है। आओ बैठो, तुम भी ठंडी हवा का मजा ले लो। भैया, बहुत दिमाग लगाकर तुमने मिट्टी का कूलर बनाया है। सच में मानना पड़ेगा। बिजली वाला कूलर भी एक टाइम पर जंग खाकर खराब हो सकता है, लेकिन ये मिट्टी का कूलर तो बहुत बढ़िया है। वाह! बस क्या करे भाई, अब नया कूलर खरीदने के तो पैसे थे नहीं। मैं भंगार की दुकान से ये पंखा लिया था, लेकिन ये भी इतनी गर्मी में फेल हो गया। तो फिर मैं दिमाग लगाकर ये मिट्टी का कूलर ही बना लिया। अब हमारी गर्मियाँ आराम से बीत रही हैं। सच में भाई साहब, आपको पता है कि कूलर ज्यादा पानी भी नहीं खाता और ये बिजली और बिना बिजली दोनों से ही चलता है। सच में बड़े कमाल की चीज है भाई। मैं तो कहता हूँ कि तू ऐसे ही कूलर, फ्रिज, बोतल और मटके बनाना शुरू कर दे। इस छोटे मोटे काम में क्या रखा है? अरे हुनर है तेरे हाथों में। ऐसे ही काफी देर बातें करने के बाद रामू वहाँ से चला जाता है और देखते ही देखते गर्मी के दिन गुजरते चले जाते हैं और कहीं न कहीं हीरा और मालती के दिमाग में रामू की कही वो बात घूमती रहती है। और ऐसे ही एक दिन मालती हीरा से बोलती है, जी मुझे लगता है कि उस दिन जो रामू भाई साहब कह रहे थे वो बात बिल्कुल ठीक थी। अरे कौन सी बात? वो मिट्टी के मटके, मिट्टी की बोतलें, ये सब बनाने वाली बात। अरे ये कूलर तो मैंने जैसे तैसे बना लिया, क्योंकि हमारे पास पंखा था। हम ऐसे 2-4 कूलर और बनाएंगे तो हमें उसके लिए पंखे भी तो चाहिए, और पंखे लाने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे हमारे पास है नहीं। जी मेरी एक दोस्त है, वो हमें जमींदार से थोड़े पैसे उधार दिलवा सकती है। मुझे लगता है कि हमें एक बार इस काम के लिए पैसे लेकर देख लेना चाहिए। हमारा ये काम क्या पता चल जाए। पर अगर हमारा काम नहीं चला तो फिर हम कर्ज के नीचे आ जाएंगे ना, तब हम क्या करेंगे बताओ? जी मेरा दिल कहता है आप एक बार कोशिश तो करके देखिए। मेरे कहने पर अगर हम इस काम में नाकामयाब हो गए तो आपके साथ साथ मैं भी काम करूंगी और हम मिलकर कर्ज उतार देंगे। मालती के बार बार कहने पर हीरा उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद मालती अपने एक दोस्त की मदद से जमींदार के यहाँ से कुछ पैसे कर्ज पर उठा लेती है। इसके बाद हीरा उन पैसों से कुछ नए पुराने पंखों को खरीद कर लाता है।
और अपने घर में मिट्टी के कूलर और मिट्टी के बर्तन बनाना शुरू कर देता है। हीरा रामू की मदद से तैयार हुए सभी मिट्टी के कूलर को शहर के बाजार में ले जाता है, जहाँ पर मिट्टी के बने हुए हीरा के कूलर को सभी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और एक ही दिन में हीरा के बने हुए सारे मिट्टी के कूलर बिक जाते हैं और उसके बदले में उसे बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ मालती भी मिट्टी के बने हुए बोतलों, बर्तन और अन्य कई सारी चीजों को अपने सर पर एक टोकरी में भरकर गली गली जाकर बेचती है। दोनों पति पत्नी को मिट्टी के कूलर और बर्तन के इस व्यापार से कुछ दिनों में काफी सारा लाभ हो जाता है। ऐसे ही एक दिन रामू हीरा से बोलता है, देखा हीरा, मैंने कहा था ना कि तेरे हाथ में हुनर है। शहर में तेरे मिट्टी के कूलर की डिमांड अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। अपने काम को अब तू और ज्यादा फैला ले। मैं अकेला कितने कूलर बना लूंगा भाई। एक काम करो ना, आज से तुम भी मेरे साथ मिट्टी के कूलर बनाने का काम शुरू कर दो। जो भी लागत और मेहनत होगी हम दोनों आधी आधी कर लिया करेंगे। मुझे बड़ी खुशी होगी हीरा तेरी मदद करके। और हमें भी आपसे मदद लेकर बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप ना होते तो शायद कभी हम इस व्यापार को शुरू करने के बारे में सोचते ही नहीं। अरे मैं तो बस जो देखा वही कहा। अब हम तीनों ही काम पर लग जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने मिट्टी की बोतलों, मटकों और बर्नियों का ऑर्डर दिया है। मुझे और हीरा को भी कूलर बनाने के लिए पंखे और बाकी सामान खरीद कर लेकर आना है। हम भी काम पर लग जाते हैं। ऐसे ही रामू, मालती और हीरा तीनों अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। देखते ही देखते हीरा का व्यापार बहुत ज्यादा विकसित हो जाता है और जल्द ही हीरा जमींदार का और साथ ही भंगार वाले सोनू का भी सारा हिसाब किताब बराबर कर देता है। शहर के साथ साथ आसपास के कई गांव में हीरा के मिट्टी के कूलर की खूब चर्चा होती है और दूर दूर से लोग उसे तरह तरह के मिट्टी के कूलर बनवाने के लिए आने लगते हैं। समय के साथ साथ हीरा मिट्टी के कूलर में और भी ज्यादा बदलाव करता जाता है। देखते ही देखते हीरा के घर के हालात तो पहले से और भी ज्यादा सुधर जाते हैं। अब उसके पास धन की किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं होती। ऐसे ही एक दिन भंगार वाला सोनू रामू के पास आता है और बोलता है, अरे रामू भैया, हीरा भैया, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अरे कैसा प्रस्ताव सोनू, बात तो बता जरा। एक बड़े व्यापारी हैं जो आपसे मिट्टी के कूलर बनवाना चाहते हैं। उनका बहुत सारे शहरों में काम चल रहा है और उन्होंने आपका मिट्टी का कूलर देखा मेरी दुकान पर रखे हुए। वो उस कूलर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए और वो मुझे आपसे मिलने के लिए बोल रहे हैं। अगर आपके पास आज टाइम है तो आप मेरे साथ मेरी दुकान पर चलो। वो आपको मिट्टी के कूलर बनाने का बहुत सारा काम देना चाहते हैं। अरे पर हमारे पास तो पहले ही बहुत सारा काम है, ऐसे में हम और ज्यादा काम कैसे कर पाएंगे? अरे किस्मत बार बार मौका थोड़ी न देती है हीरा। काम पकड़ लेते हैं और मदद के लिए और आदमियों को रख लेंगे। अरे तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। सही कह रहे हैं रामू भैया, गरीब की किस्मत सिर्फ एक मिट्टी का कूलर बनाने से चमक गई। अरे ऐसा मौका हाथ से मत जाने दो, लपक के पकड़ लो। रामू के कहने पर हीरा रामू के साथ सोनू की दुकान पर जाता है, जिसके बाद सोनू उसे बड़े व्यापारी से हीरा और रामू की मुलाकात करवाता है। वो व्यापारी हीरा और रामू को बहुत सारे मिट्टी के कूलर बनाने का ऑर्डर दे देता है और साथ ही लाखों रुपए एडवांस में भी दे देता है। अब दूर दराज तक हीरा के मिट्टी के कूलर हर घर में ठंडी हवा देने लगते हैं और आखिरकार हीरा मिट्टी के कूलर और बाकी मिट्टी के सामान की एक बड़ी सी दुकान खोलता है, जिसका नाम वो गरीब का मिट्टी का कूलर रखता है। सोनापुर गांव में माही नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी योगिता के साथ रहा करता था। माहिर आसपास के लोगों के खेतों में काम करके अपना गुजारा किया करता था। सर्दियों का मौसम खत्म होकर अब गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला था। ऐसे ही एक दिन योगिता माहिर से बोलती है, अजी सुनिए, गर्मियों का मौसम आ रहा है। हाँ हाँ, मुझे याद है, गर्मियों का मौसम आ रहा है भाग्यवान। लेकिन तुम मुझे ये क्यों याद दिला रही हो? मैं तो बस इसलिए याद दिला रही हूँ कि हम हर साल की तरह इस साल भी गर्मियों के लिए अपना घास का घर भी तैयार कर लेंगे। अभी से बनाने लगेंगे तो भयंकर गर्मी तक बचने का रास्ता निकल जाएगा। कहना तो तुम्हारा भी ठीक है, पर तुम तो जानती हो उसमें कितनी मेहनत लगती है।
हाँ, मेहनत तो लगती है, पर पूरी गर्मियाँ हमें राहत भी तो देती रहती है, वरना तो गर्मी में हाल बेहाल हो जाता है जी। अच्छा ठीक है, अभी तो मुझे काम पर जाना है। कल से दिखते हैं और फिर बनाना शुरू करते हैं। जी पिछली बार का भी थोड़ा सा सामान बचा हुआ है, मैंने सब संभाल के रखा हुआ है, उसे भी हम काम पर ले लेंगे। ठीक है, चलो मैं काम के लिए निकलता हूँ। शाम को घर आता हूँ, फिर बात करते हैं। मुझे खाने का डिब्बा लाकर दे दो। योगिता माहिर को खाने का डब्बा लाकर देती है और माहिर अपने घर से काम के लिए निकल जाता है। माहिर और योगिता के घर के हालात तो ज्यादा अच्छे नहीं थे। दोनों के पास बस सर ढकने के लिए एक टूटा फूटा सा कमरा था और थोड़ा सा आंगन था। गर्मियों में हमेशा हर साल योगिता और माहिर अपने आंगन में एक छोटा सा घास का घर बनाया करते थे, जो कि गर्मियों में बहुत ही ज्यादा ठंडा रहा करता था, क्योंकि गरीबी के चलते उनके पास कूलर पंखे की सुविधा नहीं थी। इसलिए घास के घर में उनकी गर्मियाँ अच्छे से कट जाया करती थी। ऐसे ही शाम को माहिर घर आता है और योगिता से बोलता है, ये लो, आज जमींदार के यहाँ खेतों में काम किया था तो उन्होंने ये पैसे दिए हैं। जी ठीक है, इनसे मैं घर का थोड़ा सा राशन ले लूंगी। राशन बिल्कुल खत्म हो गया है। हाँ ठीक है, जैसा भी करना है कर लेना। जी मैंने आंगन पूरा अच्छे से साफ कर दिया है और पुरानी लकड़ियाँ और जो सूखा घास रखा हुआ था ना, वो भी निकाल दिया है। चलो ठीक है, फिर कल से हम घास को बांधना शुरू करेंगे और लकड़ियों का ढांचा भी तो बनाना है। ठीक है, घास को मैं बांध दूंगी, ढांचा आप बना देना। योगिता और माहिर ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर योगिता की पड़ोसन मीरा, जो कि थोड़े अच्छे घर से थी, वो योगिता के घर आती है और बोलती है, अरे योगिता क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रही थी इनसे। अच्छा, मैं कह रही थी कि तुझे काम करना है किसी के यहाँ। कोई मुझसे अपने घर में नौकरानी लगाने के लिए पूछ रहा था, तो मेरे दिमाग में तेरा ख्याल आ गया। नहीं, मेरी बीवी किसी के यहाँ घर का काम नहीं करेगी। अरे, एक तो तुम्हारे घर के हालात सुधारने के लिए तुम्हारे पास नौकरी का ऑफर लेकर आई हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही अकड़ दिखा रहे हो। मैं जितना भी कर रहा हूँ उसमें हमारा गुजारा अच्छे से चल रहा है ना, इसीलिए मेरी बीवी को लोगों के घरों का काम करने की जरूरत नहीं है। वैसे ये घास का ढेर क्यों लगा रखा है? फिर से हर साल की तरह घास का घर बनाना है क्या? हाँ बनाना है। वो घर गर्मियों में बहुत ही अच्छा रहता है, ठंडा एकदम, ऐसा लगता है कि घर के अंदर एसी लगा दिया हो। बढ़िया ही एसी लगा दिया हो। फालतू की बातें बनानी तो तुमसे ही सीखे कोई। अरे इस घास के घर से तो अच्छा है कि तुम अपना कोई पक्का मकान बना लो। कब तक इस तरह परेशान होते रहोगे? जब ईश्वर चाहेंगे तो हमारा पक्का मकान भी बन जाएगा, पर अभी के लिए हमारा ये घास का घर भी हमारे लिए किसी महल से कम नहीं। गरीबी में नाक तक डूबे हुए हो, लेकिन अकड़ इतनी ज्यादा है जैसे कोई शहंशाह हो। ये ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या। मैं तो यहाँ तुम्हारे भले के लिए आई थी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। आप दोनों आपस में बहस क्यों कर रहे हो? तुम्हारे ही पति को बहस करने की आदत है, मुझे नहीं है। जा रही हूँ यहाँ से। आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है। एक तो लोगों की मदद करो, ऊपर से 10 बातें भी अलग सुनो। मीरा वहाँ से चली जाती है और मीरा के जाते ही माहिर योगिता से बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है योगिता कि ये औरत मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और तुमने कहा था इससे कि ये तुम्हारे लिए कोई काम ढूंढ दे। जी मैंने ही कहा था, मुझे माफ कर दीजिए। आपके ऊपर पैसे कमाने का इतना भार पड़ जाता है और उसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इतनी गर्मी में भी आप जमींदार के खेत में इतना काम करते हो, उसे देखा नहीं जाता जी। मैं अपने लिए तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। माना कि हम गरीब हैं, लेकिन अभी हालात इतने भी बुरे नहीं हैं कि तुम्हें घर घर जाकर लोगों का काम करना पड़े। मैं खुद भूखा रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हें ये सब करते हुए नहीं देख सकता हूँ। तुम ज्यादा सोच विचार मत करो।
अच्छा ठीक है, आप शांत हो जाइए। अब से मैं ऐसा नहीं करूँगी। हम तो अपने घास के घर के बारे में बात कर रहे थे ना, हम उस बारे में ही बात करते हैं। कल से हम अपने घास का घर बनाने का काम शुरू कर देंगे और दोबारा तुम इस औरत के पास कभी नहीं जाओगी। बदतमीज कहीं की, मदद करने के बहाने हमारा मजाक बनाने के लिए चली आती है। ऐसे ही अगले दिन से माहिर और योगिता गर्मियों की शुरुआत होने से पहले अपने घास के घर को बनाना शुरू कर देते हैं। माहिर एक एक पतली लकड़ी को जोड़कर घास को टिकाने के लिए ढांचा बनाता है और योगिता घास को सीधा करके उसकी पतली पतली चादर बनाती है। लगातार कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार माहिर और योगिता का गर्मियों के लिए घास का घर बनकर तैयार हो जाता है और योगिता अपने घास के घर को देखकर बोलती है, चलो ठीक है, अब गर्मियों के लिए हमारा ठंडा घर तो बनकर तैयार हो गया। अब हम आराम से इसमें पूरी गर्मी रह सकेंगे। हाँ ये तो है योगिता, लेकिन मेहनत बहुत लगी इसे बनाने में। मगर ये सुकून है कि अब सारी गर्मी हमें सुख मिलता रहेगा। हम कितनी मेहनत से गर्मियों में ये घर बनाते हैं और फिर भी सर्दी आने से पहले हमें इसे हटाना पड़ता है। कोई बात नहीं, हर मौसम के हिसाब से और अपनी गरीबी के हिसाब से हमें गुजारा तो करना ही है। सर्दियों में हमें हमारा वो टूटा फूटा घर कमरा भा जाता है और गर्मियों में हमें ये घास का घर भा जाता है। ऐसे ही सर्दियों का मौसम पूरे तरीके से खत्म हो जाता है और गर्मियों के मौसम की शुरुआत हो जाती है। एक दोपहर जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तभी माहिर एक बड़ा सा तरबूज लेकर घर पर आता है और हाथ मुंह धोकर जल्दी से अपने घास वाले घर के अंदर जाता है। तभी योगिता बोलती है, जी आ गए आप, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। आप बैठिए, मैं आपके लिए मटके का ठंडा पानी लेकर आती हूँ। हाँ पानी ले आओ, बहुत तेज प्यास लगी है और ये तरबूज भी लेकर आया हूँ मैं, इसे भी काट लो, खा लेंगे। गर्मियों में तरबूज खाना बहुत अच्छा होता है। खेत में काम करके बहुत पसीना निकलता है, इसे खाकर शरीर में पानी की कमी पूरी हो जाएगी। पर ये तरबूज तो बहुत ज्यादा ही गर्म है। इतना गर्म तरबूज खाओगे तो तरबूज खाने का मजा ही नहीं आएगा और ये जो गर्मी लगेगी वो तो अलग। तो थोड़ी देर के लिए इसे पानी में डुबा दो, जब ठंडा हो जाए तब खा लेंगे। अरे इतनी गर्मी की वजह से पानी भी गर्म हो गया है। कोई बात नहीं, मैं आसपास किसी की फ्रिज में ये तरबूज रखवा देती हूँ, ठंडा होगा तो खा लेंगे। ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। बहुत ठंडक मिल रही है अपने घास वाले घर में। ऐसा लगता है कि अब हमारा ठंडा ठंडा एसी वाला घर यही है। माहिर अपने घास के घर में लेटकर आराम करने लगता है और योगिता तरबूज लेकर गली में घर घर घूमने लगती है। पर गर्मियों की वजह से किसी के भी घर में फ्रिज खाली नहीं होता और कोई भी योगिता का तरबूज अपने फ्रिज में नहीं रखता है। तभी हाथ में तरबूज लिए हुए योगिता मीरा के घर के बाहर से निकल रही होती है और मीरा योगिता को देखकर बोलती है, क्या हुआ योगिता, कहाँ जा रही हो ये तरबूज लेकर? तरबूज बेचने का नया काम शुरू कर दिया है क्या? अरे नहीं, काम शुरू नहीं किया है। ये तरबूज माहिर जी लेकर आए थे, पर ये बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए किसी की फ्रिज में रखवा देती ताकि ठंडा हो जाए। लेकिन सबके फ्रिज पहले से ही भरे हुए हैं, तो अब मैं अपना तरबूज घर वापस ही लेकर जा रही हूँ। क्यों, तुम्हारे घास वाले घर में ये तरबूज ठंडा नहीं हुआ क्या? जैसे घास का घर बनाया है वैसे ही घास का फ्रिज भी बना लो, ठंडा हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं और मेरे पति तरबूज ऐसे ही खा लेंगे, जरूरी नहीं कि तरबूज को ठंडा करके ही खाया जाए। जाओ जाओ खा लो। उस दिन तो तुम्हारा पति घास के घर के बड़े बड़े गीत गा रहा था, अब कहाँ गया? ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया क्या? एक तरबूज तक ठंडा करके खाने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, और बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे थे। योगिता को मीरा की कही हुई बातों का बहुत ज्यादा बुरा लगता है और बेचारी रोती हुई अपने घर पर चली जाती है। योगिता को रोता हुआ देखकर माहिर उससे उसके रोने की वजह पूछता है। तभी योगिता मीरा की कई सारी बातें माहिर को बता देती है और माहिर बोलता है, वो औरत खुद को समझती क्या है? अरे अगर हम बिना कूलर पंखे के इस घर में, इस घास के घर में ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं, तो हम फ्रिज भी बना सकते हैं। अब से तुम्हें तरबूज ठंडा करने के लिए
किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें प्राकृतिक फ्रिज बनाकर दे दूंगा और सबसे पहले उस मीरा का मुंह ही बंद करूंगा। जी पर वो कैसे? खुद को तो ठंडक देने के लिए हमने घास का उपयोग कर दिया, लेकिन तरबूज को हम कैसे ठंडा करेंगे? बस तुम देखते जाओ योगिता, पहले के जमाने में जब ये आधुनिक फ्रिज नहीं होते थे तब भी तो लोग खुद ही सब कुछ करते थे ना। बस तुम अब मेरा कमाल देखती जाओ। इतना कहकर माहिर बाहर जाता है और चूल्हा बनाने के लिए जिस मिट्टी का उपयोग किया जाता है वो मिट्टी लेकर आता है, जिसके बाद माहिर मिट्टी का एक छोटा सा बक्से जैसा कुछ बनाकर तैयार करता है और उसे सूखने के लिए रख देता है। बक्से के अच्छे से सूख जाने के बाद माहिर फिर उसे अच्छे से आग पर पकाता है जब तक कि वो मिट्टी का बक्सा एकदम पक्का न हो जाए। बक्सा तैयार होने के बाद माहिर उसे बक्से में पानी भर देता है और बोलता है, ये लो, तुम्हारा प्राकृतिक फ्रिज बनकर तैयार है। अब जैसे मटके में पानी ठंडा रहता है वैसे ही इस बक्से में भी पानी ठंडा रहेगा। इसमें तरबूज, आम या फिर कोई सा भी फल डालकर हम ठंडा कर सकते हैं। जी ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसमें तो बिजली की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। चलो अब हम इसे उठाकर अपने घास वाले घर में रख देते हैं। वहाँ पहले से ठंडक है तो इसका पानी और भी ज्यादा ठंडा हो जाएगा और पानी जितना ठंडा होगा उतना ही ठंडा इसके अंदर रखा हुआ सामान होगा। ऐसे ही अब माहिर और योगिता अपनी प्राकृतिक फ्रिज में तरबूज को रखते हैं और आराम से उसे ठंडा करके खाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। हर पल गुजरते दिन के साथ गर्मी और भी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अब गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोगों को कूलर पंखे के नीचे भी राहत नहीं मिलती। वहीं बढ़ती गर्मी के साथ बिजली के लंबे लंबे कट लगना भी शुरू हो जाते हैं। दिन में तो फिर भी लोग जैसे तैसे अपना वक्त गुजार लिया करते थे, लेकिन रात में बिना बिजली के सोना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। ऐसे ही एक दिन जब योगिता बाजार से घर लौट रही थी, तभी वो देखती है कि गली के सभी घरों की लाइट गई हुई है और सभी औरतें हाथों में पंखा लिए हुए अपने घरों के बाहर बैठी हैं। तभी सरला नाम की एक औरत योगिता को रोकते हुए बोलती है, अरे योगिता, इतनी गर्मी में कहाँ जा रही है तू? मैं बाजार गई थी आंटी जी, थोड़ा काम था मुझे। अरे गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है और ऊपर से ये बिजली के लंबे लंबे कट लग रहे हैं। पंखा चला चला कर तो मेरे अब हाथ ही दर्द करने लग गए हैं। पता नहीं लाइट कब आएगी। तो आप मेरे साथ चलिए ना, मैं आपको इस तपती गर्मी में बिना बिजली के एकदम ठंडक का एहसास दिला सकती हूँ। अरे ये क्या मजाक कर रही है तू गर्मी में मेरे साथ? यहाँ तो गर्मी के मारे तेरा दिमाग भी पिघल गया है। बिना बिजली के गर्मी में राहत कैसे मिल सकती है? कूलर पंखे सब तो बिजली से चलता है। जब तक ठंडक महसूस ना हो तब तक गर्मी से राहत कहाँ से आती है? अरे मैं कह रही हूँ ना, आप चलिए तो सही मेरे साथ। ये जो गर्म गर्म लू चल रही है ना, ये आपको सच में ठंडी हवा जैसी लगेगी। अच्छा ठीक है, चलती हूँ तेरे साथ। बता कहाँ जाना है? और कहाँ जाना है? मेरे घास वाले घर में जाना है। घास वाला घर? अरे वो जो तुम पति पत्नी हर साल बनाते हो वो वाला? हाँ वही वाला। आप उसमें चलकर तो देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ वहाँ। उसमें तो और ज्यादा गर्मी लगेगी। अरे मेरी बात मानकर एक बार चलिए तो सही मेरे साथ। अगर गर्मी लगे तो वापस आ जाना। योगिता सरला को अपने साथ ले जाती है और जैसे ही सरला योगिता के घास वाले घर में प्रवेश करती है तभी उसे बहुत ही ज्यादा ठंड का एहसास होता है और तभी योगिता सरला को मटके का ठंडा ठंडा पानी पिलाती है, जिसे पीकर तो सरला को इस गर्मी में और भी ज्यादा आनंद आ जाता है। पर सरला योगिता से बोलती है, अरे योगिता, तूने तो सच कहा था, बहुत ठंडक है यहाँ पर। तो मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इस घास के घर में बाहर जो लू चलती है ना, वो घास की वजह से फिल्टर हो जाती है और फिर वो ठंडी हवा में बदल जाती है। ये तो बड़े ही कमाल का है। अरे हमारे घर का आंगन इतना बड़ा है, एक काम करना, तू और तेरा पति मिलकर मेरे घर के आंगन में ऐसा एक छोटा सा घर बना दो। अरे कम से कम चैन की सांस तो मिलेगी जब बिजली नहीं आती। तो इस बारे में मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी। जितना खर्चा आएगा मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरे लिए ऐसा घर बना दे।
ऐसे ही कुछ देर बाद सरला चली जाती है और शाम को जैसे ही माहिर आता है तभी योगिता सरला की कही बात को माहिर को बताती है और माहिर बोलता है। ठीक है, अगर वो अपने घर के आंगन में हमारे जैसा घास का घर बनवाना चाहती है तो हम बना देंगे। जैसे भी अगर किसी को हमारे घास के घर बनाने से लाभ मिल जाता है तो इसमें हमारा क्या ही जाता है। जी, मैं भी यही कह रही थी, जो लाभ हम ले रहे हैं वो लाभ हम बाकी लोगों को भी तो बता सकते हैं। आखिर गर्मी में तो सभी परेशान रहते हैं। ऐसे ही अगले दिन माहिर और योगिता मिलकर सरला के घर के आंगन में घास का घर बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार सरला के घर के आंगन में घास का घर बनकर तैयार हो जाता है। अब सरला को देखकर और कोई भी लोग माहिर और योगिता से अपने अपने घर के आंगन में घास का घर बनवाने लगते हैं और गर्मियों में भी घास के घर के अंदर ठंडक का जो मजा लेते हैं। इतने सारे घास के घर बनाने के बाद अब माहिर और योगिता के पास भी अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपने टूटे फूटे घर की मरम्मत करवाते हैं और बिजली की व्यवस्था करवाते हैं। देखते ही देखते माहिर और योगिता के पास घास के घर बनाने की बात दूर दूर तक फैल जाती है। हर कोई उनसे घास का घर बनवाने के लिए बातें करने आता है। अब माहिर के घर में फ्रिज, कूलर, पंखा आदि जैसी सारी सुख सुविधा आ जाती है और ये सब कुछ देखकर मीरा को अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे ही एक दिन मीरा योगिता के घर आती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो योगिता, मैं तुम्हारा बहुत मजाक बनाया ना, लेकिन तुम्हारे घास के घर में तुम्हें इतनी तरक्की दे दी, अब तो तुम्हारे घर के हालात भी मुझसे और ज्यादा अच्छे हो गए हैं। कोई बात नहीं, भूल इंसान से ही तो होती है, तुमसे भी हो गई। मुझे तुमसे किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं है। मीरा ये सब बोल रही थी कि तभी वहाँ पर माहिर आ जाता है और मीरा उसे देखकर मुंह नीचे कर लेती है। तभी माहिर बोलता है, क्या हुआ मीरा, तुम्हें भी कुछ काम है क्या? हम गरीबों से हमारे घास के घर का मजाक उड़ाने आई हो क्या फिर से? मजाक उड़ाने नहीं आई मैं तो माफी मांगने आई हूँ। मुझे बहुत पछतावा है। मैंने जो भी बातें तुम दोनों से कही मुझे वो नहीं कहनी चाहिए थी। हर इंसान अपने हालातों से लड़ना भली बात ही जानता है। बस मुझे मेरी अमीरी का थोड़ा सा घमंड आ गया था, उसके चलते ही मैंने ये सब बोल दिया। मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है भाई, अगर योगिता ने तुम्हें माफ कर दिया है तो मैं भी तुम्हें माफ कर देता हूँ, पर एक चीज का ध्यान रखना, फिर कभी भी किसी गरीब का मजाक मत बनाना। नहीं, कभी किसी का मजाक बनाऊंगी नहीं, मैं वादा करती हूँ मैं तुम दोनों से। चलो फिर योगिता, अब हमें काम पर भी तो लगना है। एक आखिरी घास का घर रह गया है, वो बनाना है। पर जी, जिन जिन लोगों ने हमसे घर बनाने के लिए कहा था हमने तो सबके घर बना दिए, तो फिर अब किसका घास का घर बनाना बाकी है? अरे मीरा, किसका? इसके लिए भी तो घर तैयार करना है। तुम दोनों सच कह रहे हो क्या? तुम मेरे लिए सच में घास का घर बना दोगे? बिल्कुल सच कह रहे हैं। गलती करके माफी मांग लेना सबसे अच्छी आदत है, और तुम्हें खुद ही तुम्हारी गलती का एहसास हो गया, ये तो और भी अच्छी बात है। चलिए जी, मैं तैयार हूँ। चलो मीरा, अपने घर पर घास का घर बनाने में तुम भी हमारी मदद करना चाहोगी? बिल्कुल, मैं तो पूरे दिल से करूँगी। ऐसे ही सभी लोग मिलकर मीरा के घर जाते हैं और गर्मियों में आखिरकार मीरा के घर पर भी घास का घर बनकर तैयार हो जाता है और बाकी सबकी तरह मीरा भी योगिता और माहिर के बनाए हुए घास के घर का और उसकी ठंडक का खूब मजा लेती है।